नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं द लोकनीति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में खास था। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद चरमराई अर्थव्यवस्था पर सबकी इस बजट पर निगाहें थी। ऊपर से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण भी सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव था कि वह किसानों के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं करती है। सारे सवालों के जवाब के लिए सरकार के पास बजट ही सबसे सुगम तरीका होता है। आइए एक एक कर जानते हैं बजट में क्या है और फिर आप खुद तय कीजिए यह बजट कैसा था। सबसे पहले वित्त मंत्री अपने आवास से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मिली। यह भी अपने आप में एक नई परंपरा थी, क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री सीधे संसद जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने वही लाल बैग दिखाया जिसमें बजट के डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, लेकिन इस बार बैग से कागज नहीं बल्कि निकला एक टैब। जी हाँ, इस बार वित्त मंत्री ने कागज की जगह टैब से बजट पढ़ा। वित्त मंत्री का भाषण कुल 112 मिनट का था। अब नजर डालते हैं बजट के आंकड़ों पर। सरकार की आमदनी की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई 36% उधारी और लायबिलिटी से हुई है। इसके अलावा 15% कमाई जीएसटी और 14% इनकम टैक्स से सरकार की कमाई हुई है। यह तीनों सरकार की कमाई के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। खर्च की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खर्च सरकार ने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में किया है। इसके अलावा 16% टैक्स का शेयर राज्यों को और 14% खर्च केंद्र सरकार की योजनाओं में हुआ है। यह थे खर्च के कुछ मुख्य क्षेत्र। सरकार ने वित्तीय वर्ष का अनुमान लगाया था कि कुल खर्च होगा 30.42 लाख करोड़, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 4.12 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वह पैसा जो सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट बनाने में करती है। यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलता है। और इस साल के फिस्कल डेफिसिट का सरकार ने अनुमान लगाया था 3.5%। फिस्कल डेफिसिट यानी कुल कमाई से कितने प्रतिशत ज्यादा सरकार ने खर्च किया। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अनुसार सरकार ने कुल खर्च किया है 34.50 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 4.3 लाख करोड़ और फिस्कल डेफिसिट रहा है 9.5%। यही सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। जो सरकार का लक्ष्य 3.5% से कहीं ज्यादा रहा है। इसकी वजह देशव्यापी लगाए गए लॉकडाउन रही है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार कुल खर्च रहेगा 34.43 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार बहुत बड़ा इजाफा करते हुए 5.5 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही है। यह एक अच्छी खबर है। इसके अलावा सरकार ने फिस्कल डेफिसिट 6.8% करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कई बार मिनी बजट पेश किया था। इस बजट को उसी का एक हिस्सा माना जाए। उन्होंने कहा सरकार और आरबीआई दोनों का मिला के कुल 27.1 लाख करोड़ फौरी राहत के तौर पर दिए गए थे, जो कि हमारी कुल जीडीपी का 13% है। बजट की थीम की बात करें तो इस बार आत्मनिर्भर भारत थीम रखी गई थी। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट को 6 स्तंभों पर आधारित बताया, जिनके नाम हैं स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार शामिल है। अब अलग अलग सेक्टर के आंकड़े को देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार आने वाले 6 सालों में इस पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूती, 17,000 ग्रामीण और 11,000 स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र और हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोले जाएंगे। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं और कहा है कि जरूरत पड़ने पर और फंड दिया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल भी पास किया जाएगा, जिसके तहत 56 संयुक्त हेल्थ केयर प्रोफेशन में पारदर्शिता लाने का दावा है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मर्ज किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 भी जारी किया जाएगा। इसके साथ सरकार ने स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपए कर दिया है। यह पिछले साल के मुकाबले 137% ज्यादा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक खबर है। वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन की भी घोषणा की है, जिसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत सरकार ने 4,378 शहरों में वाटर सप्लाई पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 500 अमृत सिटीज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च किया गया, जिस पर अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत 20 साल पुराने पर्सनल वाहन और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन को फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा।
पॉलिसी के तहत अनफिट वाहनों को अमान्य घोषित किया जाएगा। अब इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अगले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया और कहा कि इससे हम निर्माण के क्षेत्र में चैंपियन बनेंगे। साथ ही इससे रोजगार पैदा होने की भी बात कही है। साथ ही कपड़ा उद्योग को लेकर भी बजट में कई घोषणाएं की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना लॉन्च की जाएगी। अगले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करें तो वित्त मंत्री ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को और मजबूती प्रदान करने की बात कही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में की थी, जिसके अनुसार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अगले 5 सालों में 102 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने 3 कदम गिनाए हैं जिससे इसे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके अलावा एसेट मोनेटाइज यानी संपत्तियां बेचकर या किराए में देकर फंड जुटाया जाएगा। साथ ही स्टेट और सेंट्रल का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया जाएगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की भी घोषणा की गई है। यह इंस्टीट्यूशन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने का काम करेगा। शुरुआत में इसे 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लक्ष्य है कि संस्था अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन जुटाने में सक्षम हो जाएगी। एसेट को मोनेटाइज करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का गठन किया जाएगा, जो कि ऐसे एसेट को चिन्हित कर फंड जुटाएगा जिन्हें बेचा या किराए पर दिया जा सकता है। इसके अलावा 5 सड़कों के निर्माण कार्य NHAI को ट्रांसफर किए जाएंगे। रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की संपत्तियों को भी बेचा जाएगा। एयरपोर्ट को लीज पर देकर उनका रखरखाव का खर्चा निकाला जाएगा। सरकार ने इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 34.5% बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पैसों की कमी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। सड़क और हाईवे निर्माण की बात की जाए तो मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 11,000 किलोमीटर सड़क बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 1,81,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जून 2022 तक वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए नई योजना लाई जाएगी, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेलवे की बात करें तो दिसंबर 2023 तक सभी रेल ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे रेल एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद मिलेगी। रेलवे को 1,10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 1,07,000 करोड़ केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए नई मेट्रो लाइन, नई मेट्रो टेक्नोलॉजी भी लाई जाएगी। बंदरगाहों की बात करें तो PPP मॉडल के तहत 2,000 करोड़ के 7 बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। ऐसा मॉडल लाया जाएगा जिससे प्राइवेट कंपनियां बंदरगाह संभाले। इंडियन शिपिंग कंपनियों को 5 सालों में 1,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को भी कई सौगातें मिली है। इंश्योरेंस कंपनियों में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। फॉरेन ऑनरशिप की भी मंजूरी होगी, लेकिन मेजॉरिटी भारतीय की होनी चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी संशोधन किया जाएगा। IDBI और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अलावा 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही इस साल LIC का IPO लाने की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अब आम जनता भी LIC के शेयर खरीद सकेगी। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाने का लक्ष्य रखा है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो अब उपभोक्ताओं के पास बिजली कंपनियों के बीच चुनने का अधिकार रहेगा। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लोगों को जोड़े जाने की घोषणा की गई है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से 100 शहरों को अगले 3 साल में जोड़ा जाएगा। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाया जाएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा मंत्रालय को 4,78,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन का क्रेडिट फ्लो बढ़ाया जाएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में 1,000 और मंडियों को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है।
एपीएमसी मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। श्रमिकों की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनकी सभी जानकारी फीड की जाएगी, जिससे उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आने वाली जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए 3,700 रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने 2.5 रुपए पेट्रोल पर और 4 रुपए डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगाया है, लेकिन इसका उपभोक्ता पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में एक्साइज ड्यूटी भी घटाई गई है। इसके साथ ही सोने और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। 75 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग जिनकी कमाई पेंशन या इंटरेस्ट से होती है, उन्हें इनकम टैक्स अब नहीं देना होगा। तो यह थे अलग अलग सेक्टर के आंकड़े और घोषणाएं। सार निकाला जाए तो सरकार तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखी गई, जिससे पता चलता है कि बाजार बजट से खुश है। हालांकि आम आदमी के लिए कोई खास रियायत नहीं दी गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों के बावजूद किसानों को लेकर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। बाकी बजट कैसा लगा यह आप खुद तय करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति।